Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Once again, I am Najam Najjar, lecturer BHS Islam Madanpura. With today's topic for 11th class. My today's topic is procedure of election of Indian President. बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए यहाँ पे एक बंदा होता है जो यहाँ का सरबराह होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, उससे हम सदर कहते हैं। सदर साहब जो होते हैं, यहाँ पे आर्टिकल 52 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें बताता है कि इंडिया के लिए या हिंदुस्तान के लिए यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होना लाजमी है जो मुल्क का सारा निज़ाम चलाए और हर तरफ से चाहिए ये इंटर मैटर्स होंगे या फॉरेनर्स होंगे या हमारे नेबरिंग कंट्रीज जितने सारे हैं, जितने सारे कुछ मसाइल होंगे तो ये प्रेसिडेंट के नाम पे आते हैं। ये प्रेसिडेंट ही होता है, वाहिद बंदा वो होता है जो एक फोर्स का बड़ा होता है। मैंने पहले भी एक लेक्चर में आपको बता दिया है कि मुल्क का जो लॉ और ऑर्डर जो होता है उसके नाम पे होता है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। उसके अलावा उसके साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होता है वो हमारे पीएम साहब होते हैं, लेकिन मुल्क का लॉ ऑर्डर जो चलाने का महकमा जो है वो प्रेसिडेंट साहब के पास ही है। तो आज हम उसके बारे में यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। यहाँ पे आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें बताता है कि एक प्रेसिडेंट की ज़रूरत है इंडिया के लिए। यहाँ पे एक प्रेसिडेंट का होना लाजमी है। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन है? जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि ये फॉलोइंग जो यहाँ पे दी गई क्वालिफिकेशंस हैं ये ज़रूरी हैं एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। सबसे पहला ये है कि जो हर एक बंदे के लिए होता है, हर एक मुलाजिम के लिए होता है कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वो हिंदुस्तान का पुश्तनी बाशिंदा होना चाहिए, शहरी होना चाहिए। यानी हर वो इंसान जो हिंदुस्तान का शहरी हो वो उसके लिए इलेक्शन लड़ सकता है। दूसरा ये है कि जो बंदा आज सिरे यानी नए सिरे से कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है, खासकर उस पोस्ट के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट जो होता है, यहाँ पे उसकी उम्र जो होती है यहाँ पे 35 साल कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे कि वो उसके पास उतनी सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी वो क्वालिफाइड होना चाहिए उतना जितना मेंबर ऑफ स्टेट लोकसभा जो है, लोकसभा मेंबर के जितनी सारी क्वालिफिकेशन ज़रूरी है उतनी सारी क्वालिफिकेशन एक सदर बनने के लिए ज़रूरी है यहाँ पे। और यहाँ पे वो गवर्नमेंट का कोई ऑफिस जो है वो होल्ड नहीं करता होगा, चाहे वो इंडिया गवर्नमेंट के अंडर है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है या लोकल अथॉरिटी के अंडर है। ये प्रोसीजर जो है ये एप्लीकेबल नहीं है उस बंदे के लिए जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट का दफ्तर जो है वो सजाए बैठा है, यानी मुल्क का जो प्रेसिडेंट पहले ही है। जब तक दूसरा सदर बनता है तब तक वो पहला सदर जो होता है वो ये ऑफिस होल्ड कर रहा है, उसके लिए नहीं है, या वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, गवर्नर साहब के लिए नहीं है, मिनिस्टर साहब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके लिए ज़रूरी नहीं है, यानी वो इससे मुस्तस्ना है। फिफ्थ जो है ये एक ही वक्त, यानी सदर जो होता है ये एक ही वक्त दो मेंबर, ये पार्लियामेंट मेंबर भी नहीं हो सकता एक ही वक्त, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एक बंदा एक ही वक्त दो ऑफिस नहीं ऑक्यूपाई कर सकता है। तो ये चीज़ें जब उसको क्या कहते हैं, जब वो इलेक्शन में आ जाता है तो उसको ये दोनों चीज़ें जो है तो वो वैकेट करनी चाहिए, तो उस इलेक्शन में आ सकता है। तो खासकर उस दिन जब वो अपना प्रेसिडेंट ऑफिस जब इलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के बाद अपने दफ्तर को संभालने जा रहा है तो उस वक्त वो दोनों पोस्ट जो पहले उसके थे या कोई एक पोस्ट था उससे वैकेट करना होता है। जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो हैं उसके बारे में यहाँ पे एक एक्ट है। उस एक्ट के तहत हर वो बंदा जो यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके लिए 15,000 रुपये सिक्योरिटी फंड भरना पड़ता है। जो नेम होता है कैंडिडेट का फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है
यहाँ पे ये ज़रूरी है कि उसके हक में 50 बंदे जो हैं उसके हक में वोट देने चाहिए, और उसके साथ ही 50 एलिटर्स जो होते हैं वो उसकी तायीद करें। यानी एक बंदे को इलेक्ट करने के लिए पहले 50 का होना लाजमी है, उसके बाद उस 50 का तायीद होना लाजमी है। तो इलेक्शन मेथड यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट जो है ये एक कॉलेज से इलेक्ट किया जाता है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, जितने सारे मेंबर लोकसभा में होते हैं, जितने सारे मेंबर राज्यसभा में होते हैं, और मेंबर ऑफ सिटी लेजिस्लेटिव असेंबलीज जितने सारे हैं, तो उनके सारे ये मेंबर जो हैं तो उसकी बॉडी होती है किसकी, इलेक्टोरल कॉलेज की। तो उसके बाद लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना ज़रूरी है कि यूनियन टेरिटरी के लिए ये लाजमी नहीं है, यानी यूनियन टेरिटरी से कोई भी बंदा उसमें नहीं आ सकता है, या हम कहेंगे यूनियन टेरिटरी के लिए ये जो बात मैंने भी बताई उनके लिए ज़रूरी नहीं है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसका माने है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी यहाँ पे एक वोट सिस्टम है जिससे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वो भी उसमें इलेक्ट कर सकता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन जो है, यानी वन मेंबर वन वोट जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो रेशो जो होता है, ये जो रेशो है यहाँ हिंदुस्तान की स्टेटों का, बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टेटें हैं आबादी के लिहाज से, तो उसके हिसाब से या यहाँ पे लेजिस्लेटर्स जो मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटर्स की तादाद जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, या यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा कुछ स्टेटों में होती है, तो यहाँ पे ये प्रोसीजर नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर जो डिटरमिन करता है वोट ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, तो यहाँ पे ये सिस्टम भी है, यानी ये प्रोसीजर यहाँ पे लगाया जाता है कि जो यहाँ पे डिटरमिन करता है वोट ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटर्स। तो चौथा पॉइंट है यहाँ पे प्रोसीजर जो डिटरमिन करता है वोट ऑफ मेंबर्स, खासकर सिटी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। आर्टिकल 55 चैप्टर 4 यानी आर्टिकल 55 चैप्टर 4 कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि यहाँ पे हमें एक प्रोसीजर देता है इलेक्ट करने के लिए, यानी यहाँ पे एक फार्मूला है जब उसका इलेक्शन किया जाता है, या हम कैसे निकालेंगे कि पार्लियामेंट के हर एक मेंबर के पास कितने सारे वोट हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसीजर दिया गया है, उस प्रोसीजर के हिसाब से यहाँ पे फार्मूला के हिसाब से द नंबर ऑफ वोटर्स जो होते हैं विच ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैज, वो बराबर किस चीज़ के होते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको डिवाइड किया जाता है 1000 से। तो इस तरह से 2012 का इलेक्शन जो यहाँ पे हुआ है, वहाँ पे जो वोट्स जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव जो थे वो 5,49,474 थे। नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो थे वो 776 थे। 776 में से लोकसभा भी इंक्लूड होती है और राज्यसभा भी इंक्लूड होती है। लोकसभा में 543 मेंबर थे और राज्यसभा में 233 मेंबर थे। तो इस तरह से हमारे पास आ गया नंबर ऑफ जो वोटर्स जो है ईच मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैज को कितना था, वो था 5,49,474। उसको डिवाइड अगर करेंगे 776 से तो ये 708 वोट्स आते हैं। Dear students, now the same will be repeated in English again. My today's topic is procedure of the election of Indian president. The first one, the president is the head of the state. According to Article 52 of the Constitution, there shall be a president of India. There are some qualifications, and the Constitution prescribes the following qualifications for a president. Qualification number 1, that is, that a person who wants to be elected as president of India, he should be firstly the citizen of India. Second one, he must have completed the age of 35 years. Third one, he must have completed the age of 35 years. Third one is he must be qualified to be elected as member of Lok Sabha. Fourth one is he must not hold any office or profit under the government of India or any state government or local authority. However, this procedure is not applicable to the person who holds the office of president or vice president or governor or ministers of the central or state governments. Fifth one is he cannot at the same time be a member of parliament,
and or a member of state legislature, his seat will be deemed to have been vacated on the date he assumes his office of president. Sixth one is, according to the Presidential and Vice Presidential Elections Act, the candidates for the office of president must deposit rupees 15,000 as security. Seventh one, the name of the candidate for the office of the president must be proposed by 50 electors and seconded by 50 electors. Election method. The first point in the election method is that the president is elected by a college that is called electoral college. What is an electoral college? It consists the elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha, and members of state legislative assemblies, but not of a union territory. Second one, system of the proportional representation by means of single transferable vote. Third one, uniformity of the representation, one member, one vote system is not adopted, but as per the population ratio and the number of members of legislatures. Fourth one, procedure of determining the votes of the members of state assemblies, Article 54, Chapter Article 55, Chapter 4 of Constitution. It lays down the procedure as the number of votes which each elected member of legislative assembly has, it equals to total population of the state divided by total number of elected members of the state legislative assemblies divided by 1000. So, in election 2012, total votes of the elected members of the state legislature were 5,49,474. Number of elected members of the parliament were 776, including the members of Lok Sabha 543 and members of Rajya Sabha, that is 233. And this way, the number of votes of each member of the parliament, 5,49,474, is divided by 776, that equals to 708 votes. This was the procedure of election of a president. Thank you a lot for positive cooperation. Assalamu alaikum.